Hello, students. A very good morning to all of you. I myself DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on my channel Chemistry Funda. दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हमने 2 लेक्चर बनाए थे मोल कॉन्सेप्ट पे। एक में हमने आप लोगों को बताया था मोल निकालना, और सेकेंड लेक्चर में हमने आपको बताया था स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रीजेंट एंड एक्सेसिव रीजेंट के बारे में, और उससे रिलेटेड हमने नीट और जेईई का क्वेश्चन भी करा था। आज जो हमारा ये टॉपिक है ये है इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट का ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए, नीट के लिए, जेईई के लिए। जिन बच्चों को इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट नहीं आता है वो काफी डिफिकल्टी का सामना करते हैं। आप ये समझ लो कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो मैक्सिमम क्वेश्चन है, चाहे तो मोल के मेथड से सॉल्व होता है या वो इक्विवेलेंट के मेथड से सॉल्व होता है। तो सबसे पहले अब हमें जानना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट क्या है। चलो, किताबी डेफिनेशन को मैं बाद में बात करूंगा। मान लो कि कोई एलिमेंट ई है, सपोज कर लो आप कि कोई एलिमेंट ई है और इस एलिमेंट ई का एक्स पार्ट, कितना पार्ट? एक्स पार्ट, यदि हाइड्रोजन के 1 पार्ट से रिएक्ट हो जाए, कंबाइंड हो जाए, कंप्लीटली बैलेंस हो जाए, इन दैट कंडीशन दिस एक्स पार्ट जो होगा वो इस एलिमेंट का क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। फिर आप देखो, मान लो किसी भी एलिमेंट ई का एक्स पार्ट, किसी भी एलिमेंट ई का एक्स पार्ट यदि ऑक्सीजन के 8 पार्ट से रिएक्ट हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, इन दैट कंडीशन वो एक्स पार्ट क्या हो जाएगा? इसका इक्विवेलेंट वेट। किसी भी एलिमेंट ई का एक्स पार्ट यदि क्लोरीन के 35.5 पार्ट से रिएक्ट हो जाए, कंबाइन हो जाए, बैलेंस हो जाए, इन दैट कंडीशन वो एक्स पार्ट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। इक्वल और इक्विवेलेंट अलग अलग चीज है, ये आपको समझना पड़ेगा। इक्वल और इक्विवेलेंट क्या है? अलग अलग चीज है। तो मैंने बेसिक डिफिनेशन लिखा कि किसी भी एलिमेंट ई का एक्स पार्ट यदि हाइड्रोजन के 1 पार्ट से या ऑक्सीजन के 8 पार्ट से या क्लोरीन के 35.5 पार्ट से रिएक्ट कर जाता है, कंबाइन कर जाता है, कंप्लीटली बैलेंस हो जाता है, इन दैट कंडीशन वो एक्स पार्ट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट। अब यहां पे आप 2 पॉइंट देखो। जनरली जो हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं वो एटम का निकालते हैं या मॉलिक्यूल का निकालते हैं? एटम का निकालते हैं या मॉलिक्यूल का निकालते हैं? जब आप एटम का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो E इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। जब आप मॉलिक्यूल का निकालते हैं इस कंडीशन में E हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। और यही एन फैक्टर सबसे क्रूशियल टॉपिक है, यही एन फैक्टर सबसे क्रूशियल टॉपिक है। मान लो पहले हम एटम की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। बेटा जब ये 2p4 को आप 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2। तो वैलेंसी यहां पे कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा। मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू एटॉमिक वेट 16 अब बाय 2, ये कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। हमने लिया क्लोरीन 17। क्लोरीन का 1s2 2s2
2p6 3:3p5। अब ये जो 3p5 को आप गौर करके देखो, 3p5 1 2 3, तो 1 2 3 4 5, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन इक्वल टू एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 अपॉन 1, ये हो जाएगा 35.5। 35.5, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट को लमसम में देखो कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट ई का एक्स पार्ट यदि हाइड्रोजन के 1 पार्ट से रिएक्ट कर जाता है, बैलेंस हो जाता है, कंप्लीटली कंबाइन हो जाता है, इन दैट कंडीशन वो एक्स पार्ट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। किसी भी एलिमेंट ई का एक्स पार्ट यदि ऑक्सीजन के 8 पार्ट से रिएक्ट हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, कंप्लीटली कंबाइन हो जाता है, इन दैट कंडीशन वो हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। किसी भी एलिमेंट ई का एक्स पार्ट यदि क्लोरीन के 35.5 पार्ट से रिएक्ट हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, कंप्लीटली कंबाइन हो जाता है, इन दैट कंडीशन वो एक्स पार्ट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। जनरली इक्विवेलेंट वेट हम किसका निकालते हैं? एटम का निकालते हैं, मॉलिक्यूल का निकालते हैं। एटम के केस में क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। मॉलिक्यूल के केस में क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट जैसे ऑक्सीजन का निकाला और क्लोरीन का हमने निकाला, ठीक है, आप इसे नोट कर लो। बच्चों, हमने एटम के बारे में देख लिया, अब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं। आप एक सीधी सी बात समझ लीजिए, मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं तो दुनिया में लाखों करोड़ों मिलियन और बिलियन के टर्म्स में मॉलिक्यूल है। इट्स सिंपली नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर द ऑल द एन फैक्टर ऑफ ऑल दीज मॉलिक्यूल्स। किसी के लिए पॉसिबल नहीं है यार, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि सारे मॉलिक्यूल को हम क्लासिफाई करने का प्रयास करते हैं कि वो मॉलिक्यूल क्या होगा, चाहे तो एसिड होगा, बेस होगा, सॉल्ट होगा। और जो एसिड, बेस और सॉल्ट के हिसाब से नहीं आ पाएगा वो चाहे तो इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इतने टाइप से यदि जितने सारे कंपाउंड आ जाएंगे हम उसका एन फैक्टर आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक एक करके शुरू कर रहा हूं टॉपिक। सबसे पहले आप यहां पे देखो कि फॉर एसिड, एसिड के लिए जो हम एन फैक्टर लेंगे, एसिड के लिए एन फैक्टर हो जाएगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। अच्छा, जितना H प्लस रिप्लेस होता है वो होता है किसी भी एसिड का बेसिसिटी, नंबर ऑफ H प्लस आयन। अच्छा, एक पॉइंट कई बार तुम लोग मतलब कंफ्यूज होते होगे, इसको बुलाता है कि बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। नंबर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड यही होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। दिस इज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। नाउ लेट अस टेक अ एग्जांपल। हमने लिया HCl ब्रेक कर गया, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। जरा आप गौर करके देखो कितना H प्लस रिप्लेस कर रहा है? 1। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl बाय 1। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 1 प्लस 35.5 बाय 1, दैट विल बी इक्वल टू 36.5। अच्छा, सेकेंड केस हम लोग यहां पे ले रहे हैं H2SO4। H2SO4 ब्रेक कर जाएगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। यहां पे कितना H प्लस रिप्लेस कर रहा है? 1। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मोलिकुलर वेट बाय 1। तुम देख करके नहीं बता सकते कि H2SO4 में 2 H है तो 2 ही रिप्लेस करेगा, एक भी रिप्लेस कर सकता है। Whenever we are talking about H2SO4, it may be possible कि आपके पास ये 2H प्लस हो जाए प्लस SO4 2 माइनस हो जाए। तो यहां पर कितना H प्लस रिप्लेस कर रहा है?
यहां पे H प्लस जो रिप्लेस कर रहा है बेटा वो 2, तो n फैक्टर 2, इक्विवेलेंट वेट m/2। तो जब 1H प्लस रिप्लेस कर रहा है इन दैट कंडीशन ये क्या हो गया m/1। जब 2 रिप्लेस कर रहा है तो m/2। तो बेटा आंख बंद करके ये मत देख लेना कि कितना हाइड्रोजन है उतना ही n फैक्टर होगा। जरूरी पॉइंट ये है कि जितना H रिप्लेस कर सकता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, जितना H रिप्लेस कर सकता है दैट इज n फैक्टर, दैट इज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ये आईआईटी में काफी पहले पूछा हुआ था, मैं उसको यहां पे रिपीट कर रहा हूं। कि एक कंपाउंड है हमारे पास H3PO4, क्या है H3PO4, और H3PO4 को देख करके आप क्या बता सकते हैं, H3PO4 को आप देख करके क्या बता सकते हो, बताओ। H3PO4 का जो ब्रेकअप हो सकता है H पॉजिटिव प्लस H2PO4 नेगेटिव, वन स्टेप। H3PO4 ब्रेक हो सकता है 2H पॉजिटिव प्लस HPO4 2 नेगेटिव। H3PO4 ब्रेक कर सकता है 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव। क्या देख रहे हैं आप कि पहले कंडीशन में इन फर्स्ट रिएक्शन सिर्फ एक H प्लस जा रहा है, ओनली 1H प्लस इज रिप्लेसेबल। दैट मीन्स व्हाट, कि इन केस ऑफ फर्स्ट रिएक्शन n फैक्टर इक्वल टू 1, so equivalent weight equal to m/1, yes or no? But in case of second reaction H3PO4 breaks up into 2H plus, तो अब की बार यहां पे 2H प्लस बाहर जा रहा है, दैट मीन्स कि n इक्वल टू 2, सो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू m/2। जब आप बात करते हैं H3PO4 का तो n फैक्टर कितना हो गया 3, इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा m/3। तो अब सवाल उठता है कि इसका आंसर m/1 भी हुआ, m/2 भी हुआ, m/3 भी हुआ। जब ये क्वेश्चन मोर देन वन ऑप्शन में पूछ दिया कि फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4, और ऑप्शन ए में दे दिया कि m/1, ऑप्शन बी में m/2, ऑप्शन सी में m/3, ऑप्शन डी में m/4, और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, इन दैट कंडीशन यू विल हैव टू पिक अप m/1, m/2 एंड m/3, ये तीनों आपको चूज करना है। लेकिन मान लो क्वेश्चन पूछ दिया और रिएक्शन नहीं दिया हुआ है और ओनली वन ऑप्शन करेक्ट है, कितना ऑप्शन करेक्ट है, सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, इन दैट कंडीशन आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस दैट कुड बी रिप्लेस्ड, मैक्सिमम H प्लस जो रिप्लेस हो सकता है, और मैक्सिमम H प्लस कितना रिप्लेस हो सकता है 3, इन दैट कंडीशन आंसर क्या हो जाएगा m/3। अच्छा यहां पे हम बात कर रहे हैं ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड को आप लोग जानते ही होंगे, ऑक्सी एसिड का मतलब होता है कि जिस एसिड में ऑक्सीजन भी मौजूद हो। those acid which have those acid in which hydrogen is attached with oxygen atom। ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ, तो उस टाइप के एसिड को आप क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड बोलेंगे। अच्छा ऑक्सी एसिड बोलेंगे, बहुत अच्छा बेटा, मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं और बहुत ऊपर तक लेकर के जाऊंगा। तो ऑक्सी एसिड हो जाएगा, तो यहां पे रूल क्या बन जाएगा कि इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड
in case of oxy acid, only those hydrogen atom is replaceable. Only those hydrogen atom is replaceable which is directly attached with ऑक्सीजन एटम. ऑक्सी एसिड के केस में सिर्फ वही हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो सकता है जो डायरेक्टली किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है. जैसे कि आप देखो कि हमने लिया H2SO4, HOSOOOH. हाँ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नोटेशन है, नया नोटेशन डबल बॉन्ड आ गया, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है नोटेशन से. अच्छा, हमने H2SO4 लिया, हमने H3PO4 लिया, HOP डबल बॉन्ड OH. अब जरा इस दोनों एग्जाम्पल को गौर करके देखो आप कि इन केस ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड फर्स्ट, और ये है आपका सेकेंड. ये हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से अटैच है, ये हाइड्रोजन एटम भी किससे अटैच है, ऑक्सीजन से. तो दोनों हाइड्रोजन एटम किससे अटैच है, ऑक्सीजन से. तो यदि एक ही रिप्लेस होगा, इन दैट कंडीशन इसका आंसर क्या हो जाएगा, m/1. यदि दोनों रिप्लेस हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, m/2. तो m/1 एंड m/2 दोनों पॉसिबिलिटी है. अब हम बात कर रहे हैं H3PO4 का. H3PO4 में आप देखो कि 1 2 3, तो 3 ऑक्सीजन है यहां पे, जो कि सॉरी 3 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से अटैच है. तो ये पॉसिबिलिटी क्या बनेगा, m/1 m/2 m/3. तो बेटा जब तीनों का तीनों रिप्लेस कर जाएगा तो m/3 होगा, दो ही रिप्लेस करेगा तो m/2, और एक ही रिप्लेस करेगा तो क्या हो जाएगा, m/1. तो आपको देखना पड़ेगा whenever you are talking about IIT JEE, whenever you are talking about NEET एग्जामिनेशन, आपको सोचना है कि आखिर IIT चाहता क्या है, आखिर नीट एग्जामिनेशन चाहता क्या है. ठीक है, दिस इज नॉट ओनली ए सिलेक्शन प्रोसेस, देयर इज ऑलवेज ए रिजेक्शन प्रोसेस. एवरी सिलेक्शन प्रोसेस इज फॉलोड बाय रिजेक्शन प्रोसेस. यदि एक को सेलेक्ट होना है तो लाखों को रिजेक्ट भी होना है, सोच करके चलना. तो H3PO4, तो m/1 m/2 m/3. अच्छा चलो, मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों के सामने यहां पे रखता हूं, जरा सोच करके जवाब देना. यदि हमने यहां पे कंपाउंड ले लिया, मान लो हमने कंपाउंड ले लिया यहां पे H3PO2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO2, और ऑप्शन तुम्हें दे रखा हूं m/1 m/2 m/3 m/4. अब बताओ आंसर क्या होगा. देखने से क्या लग रहा है कि 3 हाइड्रोजन एटम है तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं. देखो तुम्हें डेप्थ में जाना ही पड़ेगा, तुम्हें डेप्थ में जाना ही पड़ेगा. तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है यार, कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास. H3PO2 HO P डबल बॉन्ड OH. अब मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया. स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद तुम देखो कि दिस हाइड्रोजन एटम एंड दिस हाइड्रोजन एटम, ये दोनों हाइड्रोजन एटम किससे अटैच है, ऑक्सीजन से. बट ये हाइड्रोजन एटम किसके साथ अटैच है, फास्फोरस से. तो मैंने तुम्हें रूल अभी क्या पढ़ाया हूं कि सिर्फ वही ऑक्सीजन एटम, सॉरी सिर्फ वही हाइड्रोजन एटम, ओनली दोज हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेसेबल व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद ऑक्सीजन एटम. सिर्फ वही हाइड्रोजन एटम बेटा रिप्लेस करेगा जो डायरेक्टली किससे अटैच है, ऑक्सीजन से, बाकी रिप्लेस नहीं करेगा. तो यहां पे तुम्हारा हो जाएगा, यदि एक ही रिप्लेस करेगा तो m/1, और दोनों करेगा तो m/2, m/3 नहीं होगा. समझ गए बात. तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाए आपको एसिड को लेकर के कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड हम कैसे निकालते हैं. ठीक है, बेसिक लेवल पे तुम्हें समझ में आ गया होगा. अच्छा, मैं थोड़ा सा टॉपिक को आगे लेके चल रहा हूं.
अब मैं बात करूंगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बेस, कि हम बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें। जब आप ले लेते हो बेस फॉर बेस हो जाता है n फैक्टर, यहां पे हो जाएगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। वो कितना OH माइनस दे रहा है वो क्या हो जाएगा, बेस। मान लो हमने यहां पे एग्जांपल लिया NaOH MgOH होल ट्वाइस AlOH होल थ्रैश। NaOH ब्रेक कर रहा है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। MgOH होल ट्वाइस ब्रेक कर रहा है Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। और AlOH होल थ्रैश ब्रेक करेगा Al3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे n फैक्टर हो गया कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। जैसे पिछले एसिड में हमने क्या पढ़ा था, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, उसी तरह बेस में होता है एसिडिटी ऑफ ए बेस। तो यदि इस टाइप का टर्म कहीं पे यूज हो गया कि एसिडिटी ऑफ ए बेस, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। ठीक है, अब मैं यहां पे फर्स्ट एग्जांपल NaOH पे गौर करो। NaOH पे आप लोग गौर करो। अच्छा, NaOH में क्या देख रहे हो कि कितना OH रिप्लेस कर रहा है, 1। तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। इक्विवेलेंट वेट m/1। जब आप MgOH होल ट्वाइस की बात कर रहे हैं तो कितना OH माइनस रिप्लेस कर रहा है, 2। तो n फैक्टर 2, इक्विवेलेंट वेट m/2। जब आप AlOH होल थ्राइस की बात कर रहे हैं तो कितना OH रिप्लेस कर रहा है, 3। n फैक्टर 3, इक्विवेलेंट वेट m/3। तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने निकाल दिया कि m/1, m/2, m/3। ये किसके लिए हो गया बेटा, बेस के लिए। किसके लिए हो गया, बेस के लिए। तो बेस के लिए n फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। अब आ जाओ आप सॉल्ट की बात करते हैं। अब हम सॉल्ट की बात करेंगे। फॉर सॉल्ट के लिए n फैक्टर हो जाएगा, n फैक्टर चार्ज ईदर प्रेजेंट ऑन कैटायन और ऑन एनाइन। कैटायन पे जितना चार्ज हो या एनाइन पे जितना चार्ज हो वो क्या कहलाएगा, n फैक्टर। देखो यहां पे हमने लिया NaCl, MgCl2, AlCl3, ये सारे के सारे सॉल्ट हैं। NaCl को आप ब्रेक कर दीजिए, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो बेटा कैटायन पर कितना चार्ज है, 1। एनाइन पे कितना चार्ज है, 1। तो क्या कह रहा है कि चार्ज इधर प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनाइन। कैटायन पे जितना चार्ज है या एनाइन पे जितना चार्ज है, इस कंडीशन में n फैक्टर क्या लोगे, 1। क्योंकि चाहे आप कैटायनिक चार्ज की बात करें या एनाइनिक चार्ज की, तो n फैक्टर क्या लेंगे, 1। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, m/1। क्या हो जाएगा, m/1। ठीक है, वेरी गुड। MgCl2 इसको आप ब्रेक करो,
ये ब्रेक हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव अब +2Cl नेगेटिव। अब देखो कैटायनिक चार्ज कितना है 2, एनायनिक चार्ज कितना है 2, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, इक्विवेलेंट वेट m/2 कितना हो जाएगा m/2। अब हम बात करते हैं AlCl3 का। AlCl3 को आप ब्रेक कर दो, Al3 पॉजिटिव +3Cl नेगेटिव। ठीक है भैया, कैटायन पर कितना चार्ज है 3, एनायन पर कितना चार्ज है 3, तो एन फैक्टर यहां पे क्या हो जाएगा 3, इक्विवेलेंट वेट m/3। तो सॉल्ट के केस में हमें देखना होता है कि कितना चार्ज प्रेजेंट है कैटायन पे और कितना चार्ज प्रेजेंट है एनायन पे। चार्ज इधर प्रेजेंट ऑन कैटायन और ऑन एनायन इज कॉल्ड एन फैक्टर। ये सॉल्ट के लिए हो गया। चलो मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं और एक एग्जांपल दे करके मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, क्या तुम उसे सॉल्व कर पा रहे हो? देखता हूं। यदि आईआईटी तुमसे ये चाहे कि मान लो आईआईटी में या नीट में किसी की भी बात कर लो आप, मान लो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ गया कि आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2SO4 Al2SO4 24H2O। जी हां, इस कंपाउंड का नाम है पोटास एलम, सही पहचाना, ये है हमारा पोटास एलम। दूसरा हमारे पास कंपाउंड है कार्नालाइट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KCl MgCl2 6H2O। कार्नालाइट दोनों सॉल्ट है। तुम पूछोगे सर आपने बता तो दिया हल्का सॉल्ट, पूछ दिया भारी सॉल्ट। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें सिंपल सॉल्ट को बताया था, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पूछा हूं, लेकिन यार कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स। मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोच करके जवाब दो। ठीक है बेटे, तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा या नहीं भी सॉल्व किया है तो अब देखो मैं दोनों को सॉल्व करता हूं। यहां पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2O। ये ब्रेक हो जाएगा 2K पॉजिटिव, सॉरी अलग अलग ब्रेक कर दो, तो K2SO4 ब्रेक कर जाएगा 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो कैटायन पर कितना चार्ज है, कैटायनिक चार्ज कितना है 2 और एनायनिक चार्ज कितना है 2। अच्छा, फिर हमने लिया Al2SO4 नौ कैटायनिक चार्ज कितना है 2Al3 प्लस एनायनिक चार्ज कितना है 3SO4 2 माइनस, तो टोटल कैटायनिक चार्ज 6, यहां पर भी 6। यदि आप इस कंपाउंड की टोटल कैटायनिक चार्ज ऐड करेंगे तो 2 + 6 कितना हो जाएगा 8, या टोटल एनायनिक चार्ज ऐड करोगे तो 2 + 6 कितना हो जाएगा 8। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि एन फैक्टर कितना निकालना है 8। तुम पूछोगे सर वाटर को कहां ले गए, कहीं नहीं ले गए, वाटर न्यूट्रल जरूर है बट सॉल्ट नहीं है। वाटर यहां पे ब्रेक नहीं कर रहा है, ब्रेकअप में हेल्प करेगा। तो एन फैक्टर 8, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू m/8। फिर से समझ लीजिए आप, K2SO4 डॉट Al2SO4 24H2O,
K2SO4 ब्रेक कर गया 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, Al2SO4 3 ब्रेक कर गया 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। कैटायनिक चार्ज कितना है 2, यहां पे कैटायनिक चार्ज कितना है 6, तो 2 + 6 कितना हो गया 8, इधर 2 + 6 कितना हो गया 8, तो n फैक्टर 8, इक्विवेलेंट वेट m/8। ठीक है, अब हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, KCl MgCl2 6H2O। अब आप देखो KCl का ब्रेकअप हो जाएगा कैसे, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो कैटायनिक चार्ज कितना है 1, एनायनिक चार्ज कितना है 1। MgCl2 ले लो आप, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। अब कैटायनिक चार्ज कितना है 2, एनायनिक चार्ज कितना है 2, तो टोटल चार्ज ऑन कैटायन 3, टोटल चार्ज ऑन एनायन 3, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 3, इक्विवेलेंट वेट m/3। नोट करें आप। ठीक है बच्चों, अभी सुबह सुबह हमने इक्विवेलेंट वेट का स्टार्टिंग कर दिया है। इक्विवेलेंट वेट काफी बड़ा टॉपिक है, इसके बाद हम देखेंगे रिडॉक्स का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है। अच्छा, रिडॉक्स का इक्विवेलेंट वेट निकालने में चक्कर क्या है कि सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए निकालना, तो सबसे पहले मैं वो सिखाऊंगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तब जाकर के तुम रिडॉक्स का एन फैक्टर निकाल पाओगे। ठीक है, तो अभी की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर नाइस कोऑपरेशन। ओके, बाय बाय, गुड डे।